थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2006 की लोनली हार्ट्स। ये एक ट्रू स्टोरी है रेमंड और मार्था नाम के एक सीरियल किलर जोड़ी के बारे में, जिन्होंने 1940s में बड़ी बेरहमी से कई किलिंग्स को अंजाम दिया था और इनके सभी क्राइम्स, विक्टिम्स और पुलिस का इन तक पहुंचना भी इस स्टोरी में कवर किया गया है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका में साल 1940 से, जहां हम रेमंड उर्फ रे को देखते हैं। रे एक 5 स्टार होटल में डेली एक नई लेडी से मिलता है और मोस्टली ये फीमेल्स विडो या डाइवोर्सी होती हैं। इनका पता रे को न्यूज़पेपर के लोनली हार्ट सेक्शन से मिलता है, जिसमें अकेली लेडीज अक्सर एड्स पोस्ट करती हैं और रे इन्हीं औरतों को टारगेट करता है। रे इन औरतों से शादी के प्रोमिसेस करता है और साथ टाइम बिताने के बाद इनके घर और बैंक बैलेंस को खाली करके गायब हो जाता है और ये ऐसा काफी टाइम से कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें एल्मर नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद से सिर्फ डेस्क की जॉब कर रहा है और उसका पार्टनर चार्ल्स हमेशा उसे बाहर चलने और ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है ताकि एल्मर अपनी वाइफ की डेथ भूल के थोड़ा फ्रीली जी सके। पर एल्मर को अपने काम या सोशल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर हम मार्था बेक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो न्यूज़पेपर के उसी कॉलम लोनली हार्ट्स को पढ़ के आज रे से मिलने आई है, पर इसे रे की सच्चाई के बारे में नहीं पता। रे और मार्था बातें करने लगते हैं और मार्था को रे जनरली एक अच्छा आदमी लगता है और दोनों उसी होटल में साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह रे वॉशरूम में मार्था का पर्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि मार्था एक अनएम्प्लॉयड और गरीब लड़की है जिसपे रे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। और रे मार्था से दोबारा मिलने का प्रॉमिस करके होटल से बाहर आ जाता है और एक टैक्सी लेके अपने दूसरे शिकार की तरफ जाने लगता है। दरअसल मार्था एक चालाक लड़की होती है और रे के जाने के बाद वो उस न्यूज़पेपर के कॉलम को पढ़ने लगती है जिसे थोड़ी देर पहले रे पढ़ रहा था और उसे पता चलता है कि रे एक करोड़पति आदमी की फ्यूनरल में जाने वाला है ताकि उस आदमी की विडो हो चुकी वाइफ से अफेयर शुरू करके पैसे निकाल सके। और रे बिल्कुल वैसा ही करता है और उस आदमी की फ्यूनरल में जाता है जहाँ वो उस लेडी को फंसाने की कोशिश करता है जिसका हस्बैंड अभी मरा है। पर उस लेडी का एक जवान बेटा भी होता है जो रे की इंटेंशन समझ जाता है। वो लड़का रे को पंच मारता है और अपनी माँ से दूर रहने को कहता है, पर तभी वहाँ पे मार्था आ जाती है और उस लड़के से कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि रे तुम्हारे फादर के लिए काम करता था और उन्हीं की रिस्पेक्ट के लिए वो यहाँ आया है, जिसे मार के तुमने ठीक नहीं किया। और मार्था की बातें सुन के रे समझ जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि ये भी रे की तरह भेद चालू चीज है जो किसी को भी इजीली बेवकूफ बना सकती है। इसलिए रे और मार्था अब साथ मिल जाते हैं और जल्द ही एक टीम की तरह काम करने लगते हैं। एक रात को एल्मर और चार्ल्स को दो ब्लैक आदमी सड़क पे लड़ते हुए दिखते हैं, जहां एक आदमी दूसरे को हथियार दिखा के लूट रहा होता है और एल्मर फौरन कार से उतर के उस रॉबरी को रुकवाता है और उस ब्लैक लड़की की हेल्प करता है। पर चार्ल्स उसे ऐसा करने के लिए टोकता है क्योंकि उन दिनों पुलिस ब्लैक लोगों की कोई हेल्प नहीं करा करती थी। कुछ टाइम के बाद एल्मर और चार्ल्स को पुलिस रेडियो पे एक लड़की की डेथ की न्यूज मिलती है और ये दोनों वहां जाते हैं। क्राइम सीन पे पहले ही कुछ पुलिस वाले और 2 डिटेक्टिव्स मौजूद होते हैं, जहां बाथटब के अंदर एक जवान लड़की की डेड बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी होती है। लड़की की रिस्ट कटी होती है और सभी पुलिस वालों का मानना होता है कि ये खुदकुशी का केस है, पर एल्मर को ये सब थोड़ा ऑड लगता है। वो कहता है कि अपनी जान लेने से पहले कोई लड़की अपने सारे कपड़े उतार के बाथटब में क्यों जाएगी। साथ ही ये लड़की डिप्रेस नहीं थी और एक फोन कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब करती थी, तो वो अचानक ऐसा कदम क्यों उठाएगी। पर एल्मर की बातें सुन के एक नया आया ऑफिसर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तू तो डेस्क वाली जॉब करता है, तो ये केस सॉल्व करना तेरे बस की बात नहीं है। जिसपे एल्मर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे आज भी तुझसे अच्छी तरह से केसेस को इन्वेस्टिगेट करना आता है। इसके बाद एल्मर अपनी गर्लफ्रेंड और कोवर्कर रेने के घर जाता है, जिनका एल्मर की वाइफ के मरने के बाद से अफेयर स्टार्ट हो गया था, पर इस बारे में चार्ल्स के सिवा ज्यादा लोग नहीं जानते। रेने के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद एल्मर और चार्ल्स उस क्राइम सीन पे वापस जाते हैं और चार्ल्स उस लड़की का टाइप करा हुआ आखिरी नोट पढ़ता है और कहता है कि अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये एक आत्महत्या का केस है, क्योंकि इस नोट से पता चलता है कि ये मरने वाली लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, पर वो लड़का धोखेबाज था जिसका अपनी एक कजिन के साथ भी चक्कर चल रहा था, जिस वजह से इस लड़की ने अपनी जान ली। पर एल्मर कहता है कि अगर ऐसा ही था तो इस लड़की के घर से हर बैंक डॉक्यूमेंट, कैश और हर तरह की ज्वेलरी क्यों गायब है। एल्मर कहता है कि इस केस में जरूर कोई फाउल प्ले है और हमें इस केस को थोड़ा और गहराई से देखना पड़ेगा।
वहीं से थोड़ी दूरी पे हम रे और मार्था को देखते हैं जो अपना हुलिया बदल के शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना अगला शिकार मिल चुका है जिस औरत का नाम जैनेट है। और रे ने लेटर्स लिख लिख के उससे डेट भी फिक्स कर ली है और उसने जैनेट से कहा है कि वो अपनी कजिन बहन मार्था के साथ उससे मिलने न्यूयॉर्क के एल्बनी आने वाला है। एल्मर अपने बॉस से कहता है कि वो अब डेस्क वाली जॉब नहीं करना चाहता और उससे इस लड़की का केस चाहिए, जो सुन के उसका बॉस खुश होता है। पर वो कहता है कि उस केस में ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वो तो एक खुदकुशी का केस है। पर एल्मर कहता है कि उसका एक्सपीरियंस और इंस्टिंक्ट कह रहा है कि वो लड़की खुद नहीं मरी है और उसका बॉस एल्मर को वो केस असाइन कर देता है। एल्मर और चार्ल्स हॉस्पिटल जाके उस लड़की का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात करते हैं और वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस लड़की ने मरने से पहले बेहद स्ट्रगल किया है, जिसके डिफेंस वुंड भी हमें मिले हैं और इसके हाथ की नस भी एक बार में नहीं बल्कि कई बार की कोशिश के बाद कटी है, जैसे किसी ने जबरदस्ती काटी हो। और सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि ये लड़की प्रेग्नेंट थी। और ये सब जान के एल्मर श्योर हो जाता है कि वो सही रास्ते पे है और इस लड़की का किसी ने मर्डर किया है। उधर रे और मार्था भी अपने नए टारगेट के रास्ते पे होते हैं, जहां चलती कार में मार्था रे के साथ कुछ प्लेजरेबल एक्ट करने लगती है, जिससे रे की कार थोड़ी डिसबैलेंस होती है और यही देख के एक पुलिस वाला उन्हें फॉलो करने लगता है और उनकी कार को रोक लेता है। पुलिस वाला रे से उसका लाइसेंस और कार के पेपर्स मांगता है और उन्हें लेके वो रेडियो पे कंफर्म करने अपनी कार की तरफ जाने लगता है, जिसपे रे का पसीना छूटने लगता है और रे मार्था से कहता है कि ये गाड़ी चोरी की है और उस पुलिस वाले के पेपर्स चेक करते ही हम दोनों जेल जाने वाले हैं और ये सब तेरी वजह से हुआ है। मार्था रे की बातों से हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही इसे ठीक करूंगी। और वो कार से बाहर निकल के उस पुलिस ऑफिसर की कार में जाके बैठ जाती है और उसके साथ भी वही करने लगती है जो वो कुछ देर पहले रे के साथ कर रही थी और इससे रे बेहद जेलस फील करता है। मार्था के वापस आने के बाद वो पुलिस वाला रे को उसकी कार के पेपर्स देके वहां से चला जाता है और मार्था रे की पैंट पे पिस्टल लगा के उससे प्रॉमिस मांगती है कि अगली जितनी भी लड़कियों को हम अपना शिकार बनाएंगे, रे उनमें से किसी के साथ भी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगा। रे मार्था की इन हरकतों से समझने लगता है कि मार्था उसे सचमुच में पसंद करने लगी है और अब उसके लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी है। उधर एल्मर और चार्ल्स उस लड़की के एक रिश्तेदार से मिलने जाते हैं जो बाथटब में मरी हुई मिली थी और उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम पैटी था और उसके हस्बैंड के वॉर में शहीद होने के बाद उसे काफी पैसा मिला था, पर अकेलेपन की वजह से उसने रे नाम के एक आदमी को डेट करना शुरू किया जो फ्लोरिडा का रहने वाला था। पर यूं अचानक उसने अपनी जान क्यों ले ली और रे कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। और इस बयान से एल्मर को पहली बार रे के बारे में पता चलता है और वो इस रे नाम के आदमी को ढूंढने लगता है। उधर रे अपने अगले शिकार जैनेट तक पहुंच जाता है और उसे फंसाना शुरू कर देता है, पर रे को जैनेट के साथ इतना क्लोजली डांस करता देख के मार्था को उससे जलन होने लगती है। दूसरी तरफ एल्मर फिर से पैटी के घर जाता है और वहां पड़े न्यूज़पेपर्स में उसे लोनली हार्ट्स नाम का वो कॉलम मिल जाता है और वो चार्ल्स को बताता है कि रे इस न्यूज़पेपर के कॉलम से ही पैटी जैसी लड़कियों को टारगेट करता है। ये पैटी के बैंक भी जाते हैं और बैंक मैनेजर इन्हें बताता है कि पैटी ने रे के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोल के अपने सारे पैसे उसमें डाल दिए थे और एक हफ्ते पहले रे वो सारा पैसा कैश में विड्रॉ करके यहाँ से जा चुका है, जो अमाउंट $6,000 के करीब था और उस टाइम के हिसाब से ये एक बड़ी रकम थी। और एल्मर और चार्ल्स श्योर हो जाते हैं कि उन्हें इस रे नाम के आदमी को जल्दी पकड़ना होगा, वरना पैटी जैसी और लड़कियां भी रे का शिकार बनेंगी। और इनका ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित होता है क्योंकि रे अब तक जैनेट को अपने प्यार में पागल कर चुका होता है। जैनेट के साथ भी बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने के बाद रे उसे अपने साथ फ्लोरिडा चलने को बोलता है, जहां जाके वो दोनों शादी कर लेंगे और जैनेट भी उसके और मार्था के साथ फ्लोरिडा आ जाती है। पर जैनेट रे से कहती है कि मुझे तुम्हारी ये कजन मार्था बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये हमेशा मुझे अजीब निगाहों से घूरती रहती है, जिसपे रे कोई बहाना बना देता है और कहता है कि ये सब टेम्परेरी है और शादी के बाद हम दोनों अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। रे मार्था को भी जैनेट के सामने अच्छे से बिहेव करने को बोलता है और शाम को मार्था उन दोनों के लिए चाय भी बनाती है, जहां जैनेट फिर से रे को किस करती है और उसके वॉशरूम जाने पे मार्था रे से झगड़ने लगती है और उससे कहती है कि तू जैनेट से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है। रे मार्था से शांत रहने को कहता है क्योंकि अगले कुछ दिनों में वो जैनेट का बैंक अकाउंट खाली करके उससे छोड़ देगा, पर मार्था से अब ये सब टॉलरेट नहीं हो रहा होता और रात को जब जैनेट रे के साथ प्राइवेटली रिलेशंस बना रही होती है तब उनकी आवाजों को सुन के मार्था अपना आपा खो देती है और उनके रूम में घुस के वो एक हथौड़े से जैनेट का सर फोड़ देती है।
वो रे से लड़ने लगती है और उसे याद दिलाती है कि वो रे का किसी दूसरी औरत के साथ कोई रिलेशन टॉलरेट नहीं करेगी और रे उससे माफी मांगता है और अब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जहां उन्हीं के बेड के दूसरी तरफ जैनेट तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें लेती है। अगले दिन मार्था वो रूम साफ करती है और रे जैनेट की डेड बॉडी को एक बड़े से बॉक्स में ठूस देता है और अब ये दोनों फ्लोरिडा को भी छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। वहां एल्मर ने रे को पकड़ने के लिए पुलिस वालों की एक बड़ी टीम बना ली होती है, जब चार्ल्स उसे बताता है कि उन्हें जैनेट नाम की एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट मिली है जो उसकी बेटी ने करी है और वो लोग फॉरेन प्लेन से न्यूयॉर्क के एल्बनी आते हैं। यहाँ जैनेट की 20 साल की बेटी इन्हें बताती है कि मुझे मेरी माँ का एक लेटर मिला है कि वो अब वापस नहीं आएंगी, पर ये हैंडराइटिंग मेरी माँ की नहीं है। साथ ही उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया है और मुझे बस इतना पता है कि वो रे नाम के एक आदमी के साथ फ्लोरिडा जाने वाली थी और वो उन्हें रे और अपनी माँ जैनेट की एक फोटो भी दिखाती है, जो पुलिस के लिए अब तक का सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि जिस रे को वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे अब उनके पास उसकी फोटो भी आ चुकी है। चार्ल्स और एल्मर एल्बनी के सभी पुलिस स्टेशन में जाके रे की फोटोग्राफ दिखाते हैं और उसे दिखते ही अरेस्ट करने को बोलते हैं, जहाँ वो पुलिस वाला भी होता है जिसने रे और मार्था को हाईवे पे रोका था। पर ये पुलिस वाला एल्मर और चार्ल्स से नजरें बचा के बाहर निकल जाता है, पर एल्मर इसे नोटिस कर लेता है और पुलिस वाले से सच बोलने के लिए कहता है, पर वो अपने साथियों के सामने कुछ नहीं बोलता। पर रात को वो एल्मर से अकेले में मिलके उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि रे एक औरत के साथ ट्रैवल कर रहा है और इस रे का पूरा नाम रेमंड फर्नांडिस है, जो नाम मैंने इसके ड्राइविंग लाइसेंस पे देखा था और मैं रे और उस औरत की शक्ल कभी नहीं भूल सकता। रे का पूरा नाम मिलने पर एल्मर और चार्ल्स उसकी पूरी कुंडली निकाल लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि रे 2 बार शादियां कर चुका है और उसकी दोनों बीवियां मिस्टीरियस तरीकों से मर चुकी हैं, जिसके साथ साथ उस पे बैंक फ्रॉड के भी कई केसेस लगे हुए हैं। फाइनली इन्हें पोस्ट ऑफिस से रे का फ्लोरिडा वाला एड्रेस मिल जाता है, पर इनके वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही रे मार्था के साथ वहां से जा चुका होता है। एल्मर और चार्ल्स को डाइनिंग टेबल पे फ्रेश खाना भी मिलता है और घर की तलाशी लेने पर उन्हें ऊपर के फ्लोर से टपकता हुआ खून भी दिखाई देता है। ये खून जैनेट का होता है, पर इतने खून के बाद भी उन्हें पूरे घर में जैनेट की लाश नहीं मिलती। उधर रे और मार्था नए शिकार और सफर पे मिशिगन जा रहे होते हैं। मिशिगन में रे ने पहले ही अपना शिकार ढूंढ लिया होता है, जो होती है 24 साल की डेल्फिन, जो एक विडो और सिंगल मदर होती है। और रे डेल्फिन को भी अपनी फ्लर्टिंग स्किल से ग्रूम करने लगता है और जल्द ही डेल्फिन और उसकी बेटी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और उन्हीं के घर में उनके साथ रहने लगता है। रे को डेल्फिन और उसकी बेटी के साथ इतना खुश देख के मार्था को फिर से जलन होने लगती है, पर रे उसे एश्योर करता है कि उसका डेल्फिन से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। पर कुछ हफ्तों के बाद मार्था डेल्फिन को उल्टियां करते हुए देख लेती है और डेल्फिन कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये रे का बच्चा है, जिस न्यूज से मार्था बेहद गुस्से में आ जाती है। मार्था अपना गुस्सा डेल्फिन के सामने नहीं दिखाती, बल्कि उसका ध्यान रखने लगती है और उसे दूध के ग्लास में मिला के जहर दे देती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। रे जब घर आके ये देखता है तो समझ जाता है कि मार्था ने ही कुछ किया है और वो मार्था पे अपनी गन पॉइंट करता है और मार्था भी उसे ट्रिगर दबाने को फोर्स करती है, क्योंकि वो रे को किसी और के साथ नहीं देख सकती। पर रे मार्था की जगह डेल्फिन को शूट करके मार देता है, क्योंकि वो भी अब मार्था को पसंद करने लगा है। अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए रे घर से बाहर निकलता है, पर रास्ते में उसे एक पुलिस वाला रोकता है। पर इस बार रे कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं होता और वो उस पुलिस वाले को अपना लाइसेंस चेक करने से पहले ही फेस में शूट कर देता है और वहां से भाग जाता है। रात को मार्था और रे डेल्फिन की बॉडी को गायब कर देते हैं और एल्मर तक भी ये न्यूज आती है कि रे के हुलिये वाले एक आदमी ने मिशिगन में एक पुलिस वाले को शूट किया है और रे चार्ल्स के साथ फॉरेन प्लेन से मिशिगन आ जाता है। इसी बीच मार्था और रे डेल्फिन की बेटी को कार में घुमा रहे होते हैं, जो अपनी माँ के मिसिंग होने के बाद से ही अपसेट होती है और रे उसे खुश करने के लिए एक साइकिल खरीदता है और उस बॉक्स के साथ ये तीनों घर जाने लगते हैं। एल्मर और चार्ल्स मिशिगन की पुलिस को रे और मार्था के बारे में सब बताते हैं और पोस्ट ऑफिस जाके वो उस लड़की का नाम ढूंढने लगते हैं जिसे रे ने यहाँ लेटर्स लिखे थे और वहीं से उन्हें डेल्फिन का नाम और एड्रेस मिल जाता है और ये दोनों कई पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस एड्रेस की तरफ भागते हैं। डेल्फिन के घर पर मार्था उसकी बेटी को समझाने का ट्राई करती है और उससे कहती है कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर वो बच्ची मार्था के हाथ को काट लेती है और मार्था एक टब में पानी भरने लगती है ताकि अब इस बच्ची को भी खत्म किया जा सके और वो रे को भी बच्ची को मारने के लिए कन्विंस कर लेती है, जो साइड में चुपचाप बैठा रहता है और उस बच्ची को रोता हुआ दिखता है।
फाइनली कुछ देर के बाद एल्मर और चार्ल्स पुलिस फोर्स के साथ उस घर तक पहुंच जाते हैं और मार्था को घर के अंदर से और रे को घर के बाहर से अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट के बाद से ही दोनों चुप हो जाते हैं और पुलिस के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देते। पुलिस पूरे घर में डेल्फिन और उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं, पर वो दोनों उन्हें कहीं नहीं मिलती। चार्ल्स घर के सामने बने एक घोड़ों के बांध में जाता है जो खाली होता है, पर उसे वहां गीला और फ्रेश सीमेंट से किया हुआ प्लास्टर दिखाई देता है और उसे खोदने पर डेल्फिन की डेड बॉडी मिल जाती है। बाहर एल्मर भी सोचने में बिजी होता है कि इन्होंने डेल्फिन और उसकी बेटी के साथ क्या किया होगा जब उसे रे की कार के पीछे पड़ा वो साइकिल का बॉक्स दिखाई देता है और उसे खोलते ही एल्मर को चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि उसी में डेल्फिन की बेटी की लाश होती है। मतलब इन दोनों ने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा और एल्मर उस बॉक्स से दूर हट जाता है और चार्ल्स बाहर आके सबको बताता है कि डेल्फिन की बॉडी भी मिल चुकी है। कुछ देर बाद इन्हें समझ आता है कि इन्हें रे के फ्लोरिडा वाले घर में जेनेट की बॉडी क्यों नहीं मिली और ये फ्लोरिडा पुलिस को फोन करके वहां हर फ्रेश सीमेंट को खोदने के लिए बोलते हैं और पुलिस को वहां खोदने पर जेनेट की भी लाश मिल जाती है। रे और मार्था को अरेस्ट करके स्टेशन लाया जाता है, जहां रे किसी भी क्राइम को कन्फेस नहीं करता, पर मार्था अपना मुंह खोलती है और कई मर्डर्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट शान से कबूल करती है, जिसके बाद पुलिस कई और बॉडीज को ढूंढ निकालती है। मार्था और रे पे 20 से ज्यादा मर्डर के केसेस लगाए जाते हैं, पर इन्हें सिर्फ 3 मर्डर्स के लिए दोषी पाया जाता है और कोर्ट इन्हें इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत की सजा सुनाता है और साल 1951 में पहले रे और उसके बाद मार्था को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जहां उनके अरेस्ट और ट्रायल से रिलेटेड हर आदमी को ये देखने के लिए बुलाया जाता है। रे और मार्था को मरता हुआ देखने के बाद एल्मर चार्ल्स से अलविदा कह के पुलिस फोर्स से रिजाइन कर देता है और लास्ट सीन में वो रहने और अपने बेटे के साथ एक बोट में फिशिंग करते हुए नजर आता है। ऐसी ही एक और ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।